ये इंडिया है, और उससे उसके बाद फिर ये बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ताइवान। ताइवान के बारे में हम लोगों ने बात करी थी ना, इंटरनेशनल ट्रेड में ताइवान का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये मेनलैंड चाइना और ये ताइवान, और ये ताइवान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ये अपने आप को कहता है हम असली चाइना है, और ये चाइना कहता है हम असली चाइना है। और ये चाइना ने इसको धमकी दे रखी है, हम तुम्हें किसी भी समय कैप्चर कर लेंगे, तुम्हें अधिग्रहण कर लेंगे सेना के बल पे। लेकिन अभी तक रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि अमेरिका का डर है उसको। तो ये इसके वजह से ये रुका हुआ है। अब देखिए सिंगापुर पे आते हैं हम लोग। छोटा सा सिंगापुर, तो बहुत छोटा सा है। एक अपने कानपुर का जो एरिया है ना, उतना ही बड़ा होगा। छोटा सा टापू है, कंट्री है। ये बहुत छोटा सा देश है। और इसने बाद में अपनी टेरिटरी को थोड़ा एक्सपैंड भी किया है। कैसे एक्सपैंड किया है? वो जो समुद्र था उसमें उसने जमीन बनाई है। ये टापू है, और इसकी इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा कानपुर के बराबर होगा, इसकी पॉपुलेशन भी कानपुर के बराबर है। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बना हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे इतना ज्यादा होता है, उसको उसका उसका बहुत फायदा मिलता है। अब देखिए, ये मेन ये रूट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ये जो ये निकलता है इसके पास से। इसकी वजह से इसको बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर किसी को भी यहाँ से कहीं कुछ भी व्यापार करना है, यहाँ से कोई व्यापार करना है किसी को भी, तो सब इसी रूट से इससे होके निकलते हैं, या फिर इधर से नहीं होके निकलेंगे, तो भी इसको एडवांटेज है। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन है सिंगापुर की। किसी को भी इन सारे देशों के साथ व्यापार करना है, इधर के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऊपर जापान, जितने भी सारे देश है, अगर किसी को व्यापार करना है और उधर यूरोप की तरफ जाना है, तो ये यही रास्ता है सबसे आसान। तो ये इस बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पड़ता है, उसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो लोकेशन का भी बहुत एडवांटेज है, प्लस उनके जो प्रधानमंत्री जो थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है, और वहां के लोगों ने भी बहुत खैर मेहनत करी। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सी रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपकी कंट्री की लोकेशन कैसी है, और आपका डोमिनेंस कितना है। जैसे चाइना जो है, वो क्या करने की कोशिश करता है, अपनी टेरिटरी को, ये जो ताइवान है और ये सब चीजें, वो कहता है कि सब सारा का सारा जो है साउथ चाइना सी कहता है इसको। देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी लिखा हुआ है। तो साउथ चाइना सी में वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब इधर से जो भी जहाज निकलता है, जो निकलता है, तो उससे उसको वो रोकता है, उसको परेशान करता है, या उससे टैक्स लेने की कोशिश करता है। उसने कई सारे जहाजों को डिबो भी दिया है। ये सारी की सारी चीजें बहुत मैटर करती है, और इसी चीज को रोकने सर के एक लिए, इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए इंडिया ने क्वाड का गठन किया है। और इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, देखो तीन तरफ से घिरा हुआ चाइना। चाइना के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ जापान है, एक तरफ इंडिया है, और अमेरिका थोड़ा दूर है। तो ये चारों ने मिलकर इसको घेरने की कोशिश करी, ताकि ये जो अपना जो ये वर्चस्व बढ़ा रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड रूट को हथियाने की कोशिश कर रहा है, इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो ना कर पाए। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए चाइना को अपना सामान मतलब भेजना है अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ मंगाया है, तो उन चाइना वाले जहाज़ों को इंडियन ओशियन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। हाँ, तो सर जब ये इंडियन ओशियन के थ्रू नीचे से जाएंगे, तो ये हमारी टेरिटरी के आसपास होके जाएंगे। तो सर क्या इंडिया इनसे कोई टैक्स लेता है, या इनसे कोई संधि होती है, कुछ एग्रीमेंट होता है कि भैया हम तुम्हारे एरिया से निकलेंगे तो हमें निकलने देना? नहीं होता क्या तो है सर कि जो जो देश हैं, उनकी कुछ नॉटिकल माइल्स दूर तक वो टेरिटरी बस होती है। उसके बाद अगर कोई जा रहा है, तो वो उसकी टेरिटरी नहीं कहलाती है। मतलब जैसे ये बाउंड्री है, तो उसका कुछ नॉटिकल माइल्स का वो है, स्टैंडर्ड है। वो एक बार अभी चेक करते हैं गूगल में हम लोग, आप लोग भी चेक करिएगा। उसके बाहर अगर कोई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये यहाँ से जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि पूरा समुद्री हिंदुस्तान का हो गया, या ये चाइना जैसे साउथ चाइना सी करता है, वो साउथ चाइना सी में किसी को आने जाने नहीं देता है, धमकी देता है, डुबो देता है, तो ये गलत है। आपको समुद्र जी पे किसी का वो अधिकार नहीं है, समुद्र सबका है। तो हमें सी को छोड़ देना चाहिए। बस थोड़ा ठीक है, चलो आपकी टेरिटरी है, उसके आसपास का देख लो। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा अगर अंदर चले गए, तो वहां पे कोस्ट गार्ड आ जाएंगे, मारेंगे, पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, डुबो देंगे जहाज को। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अमेरिका ने भी यही करा है। अमेरिका ने ये चीज करने के लिए,
मतलब ये एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में कि समुद्र में किसी का अधिकार नहीं है। उसने बहुत पास से इंडियन ओशन से अपने जहाज गुजारे और उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी इंडिया को, और बाद में वहां पे जाके स्टेटमेंट दिया कि हमने वहां से निकाला था, और इंडिया ने फिर उसका विरोध भी किया कि आपने इतने पास से हमारी टेरिटरी से क्यों निकाला। अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि मतलब समुद्र पे किसी का अधिकार है, तो उसने अपने दोस्त को ही वो एक तरह से चुनौती दी। अच्छा, मैं एक चीज और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उसमें। ये इंडिया है, इंडिया को यूरोप के साथ अगर इंडिया को यूरोप के साथ व्यापार करना है तो ये इसी से जाएगा, सुएज कैनाल से होके जाएगा, इधर सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है। अब अगर अमेरिका के साथ व्यापार करना है या इधर आना है यूनाइटेड स्टेट, तब भी ये कोशिश करेगा सुएज कैनाल के थ्रू इधर से कार्गो जाए। एक चीज आप देखिएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और हमारे इस साइड में अमेरिका पड़ता है, ये यूनाइटेड स्टेट, ये कनाडा, और हमारे ऊपर चाइना, और चाइना के ऊपर रशिया। देखिए रशिया के पास बहुत सारे देश दिख रहे होंगे आपको, विजिबल है, मैं बड़ा करूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब बहुत सारे देश दिख रहे होंगे आपको। ये सारे के सारे जो है वो रशिया की टेरिटरी में आते थे, ये यूएसएसआर का पार्ट थे। जब मिखाइल गोर्बाचोव वहां के प्रेसिडेंट थे तो उस समय यूएसएसआर का विघटन हो गया, टूट गया यूएसएसआर, और उसके बाद टूटने के बाद ये सारे के सारे देश अलग अलग हो गए। तब से ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है ये सब अलग अलग हो गए, और ये सब अलग अलग इस्लामिक देश बन गए। रशिया अपने आप में इतना बड़ा कंट्री है कि कई सारे कॉन्टिनेंट इससे छोटे हैं। ये एक ऐसा देश है जो कई महाद्वीप से भी बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा। देखो इंडिया कितना छोटा, पता नहीं कितने दर्जनों इंडिया इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि हम आपसे अगर ये पूछे कि रशिया कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, कहाँ पे अप्लाई करता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? देखिए ये यूरोप में भी आएगा और एशिया में भी आएगा, ये यूरेशिया में आता है। ये इतना बड़ा है कि एक कॉन्टिनेंट में नहीं समा पा रहा है। रशिया का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा का सारा एशिया में आता है, और इधर वाला हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ये इसका यूरोप में आता है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, आपने वो किसी ने मूवी देखी लकी, सलमान खान की एक आई थी मूवी लकी, सेंट पीटर्सबर्ग में एक गाना शूट हो रहा होता है। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वो रशिया का शहर है, लेकिन वो यूरोप में आता है। क्लियर और नॉट? जी। मतलब रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है। इसी वजह से रशिया ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो वर्ल्ड की मतलब सुप्रीम पावर बन गया था, क्योंकि उसका सीधे डायरेक्ट टच था इधर के हिस्से का यूरोप के साथ। और एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, और इसके बगल में देखिए ये आता है अलास्का। ये जो डॉटेड लाइन है दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन के बगल में इधर अलास्का आता है। ये अलास्का भी इसी की टेरिटरी था, लेकिन बाद में अलास्का को अमेरिका ने परचेज कर लिया है, अब ये इसकी टेरिटरी नहीं है। ये अलास्का जो है वो कनाडा नहीं, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। यहाँ के शासक ने अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को कुछ पैसों में, बहुत नॉमिनल रेट, वो इतना कम था कि अंबानी चाहे तो 4 बार अलास्का खरीद लें। और इतना बड़ा टेरिटरी, ये इंडिया से बहुत बड़ा है, अलास्का ही अपने आप में काफी बड़ा है। अब बाद में रशिया को उसका बहुत नुकसान होता है कि उसने अलास्का को क्यों बेच दिया था, और अमेरिका को उसका बहुत फायदा हुआ। देखिए अलास्का लिखा हुआ है, तो क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी टेरिटरी थी उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपनी ये हिस्सा बेच दिया, और तब भी वो बहुत बड़ा है। सर ट्रेडिंग के टाइम पे जो शिप यूज होते हैं पानी के जहाज, हाँ। सर वो बहुत बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, उनमें सामान ज्यादा होता है। हाँ। तो सर उनमें फ्यूल भी ज्यादा लगता है, कंज्यूम होता है। तो सर वो महंगा पड़ता है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्या नहीं, है? एयर कार्गो चलाते हैं तो वो तो सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको कोई चीज को हवा में 10,000 20,000 फीट ऊपर ले जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा। हाँ, जब आप किसी को रोड के माध्यम से ले जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि पहले तो फ्यूल भी लगता है, प्लस वियर एंड टियर भी होता है, क्योंकि कई हजार किलोमीटर दूर कई टन वजन लाद के ट्रक चलते हैं, सड़कें टूटती हैं तो बार बार उनको रिपेयर करना पड़ता है, प्लस रोड पे ट्रैफिक आता है, और जब छोटे छोटे ट्रक कई सारे चल रहे होते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन भी होता है। उससे बहुत सस्ता और बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली पड़ता है कि आप उसको सामान को समुद्र से ले जाएं। इसीलिए अभी कुछ प्लान बना रहे थे प्राइम मिनिस्टर की, गंगा नदी में भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, मतलब नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। जैसे इटली में देखा होगा आपने, कंडोला
मतलब इटली में जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है वो नहरों के माध्यम से होता है, उसमें छोटे छोटे बोट चलती हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं, देखा है आप लोगों ने? जी सर जी। देखा है ठीक देखा है। है। तो इस तरह से हमारी जो नदियां हैं उसमें भी हम लोग प्लान कर रहे थे कि नदियों के थ्रू, जैसे कि अब मुझे बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो कानपुर से गंगा नदी तो सीधे इलाहाबाद जा रही है, या हरिद्वार से सीधे इधर आ रही है। तो अगर हम रोड से जाएंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम नदी से चले जाएं तो सीधे रास्ते से पहुंच जाएंगे, मतलब ज्यादा आसान पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी जो नदियां हैं वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, उसको उसको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे इटली ने तो बना रखा है, लेकिन हमें अभी हमारी नदियां उस हिसाब से नहीं बनी हुई है, तो इसलिए ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कर लेंगे तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बस से या टैक्सी से जाने की जगह अगर आप नदियों से जाएंगे, या अगर आप ट्रक से माल लाद के ले जाएंगे या एयरलिफ्ट करेंगे, उससे जो समुद्र से जाएंगे तो ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको अपने आप अपथ्रस्ट काम करता है ना, जो पानी है वो अपने आप आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालता है, और जो जो वाटर है वो बहुत फ्रैक्शन लेस होता है, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन देता है। रोड पे ज्यादा फ्रैक्शन मिलता है, पानी में कम फ्रिक्शन मिलता है, तो इसलिए जहाज तेजी से फिसलते हुए पानी में आगे की तरफ बढ़ता है और उतना फ्रिक्शन भी नहीं मिलता है, और साइज बहुत बड़ा होता है उनका। एक बार में पता नहीं कितने लाख टन का सामान लाद, सुएज कैनाल को उसने ब्लॉक कर दिया, इतना बड़ा जहाज। तो बस थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट के नीचे ये नॉर्थ अमेरिका, उधर नीचे साउथ अमेरिका, ब्राजील, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। ये उधर कनाडा बहुत बड़ा है और बहुत कम पॉपुलेशन है, इसीलिए इंडिया के सारे लोग, मतलब कनाडा मिनी पंजाब बन रहा है, पंजाब से बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। आपको सिख बहुत मिलेंगे यहाँ पे कनाडा में, ठंड भी बहुत पड़ती है क्योंकि ऊपर की तरफ है। इधर ये साउथ अमेरिका, तो ये पूरा मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड मैप कवर हो गया। इधर ये छोटा सा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड एकदम कोने में, एकदम सन्नाटे में कहीं पड़ा हुआ है न्यूजीलैंड। और देखिए इधर से आप थोड़ा सा इधर आएंगे, फिर से इधर, यानी कि अगर आपको रशिया से यहाँ के हिस्से से और अमेरिका जाना है तो आप इधर से इधर होके इतना लंबा चक्कर काट के इधर नहीं आएंगे, सीधे क्या करेंगे, यहीं से बगल देंगे, इधर फांदेंगे, इधर ये कनाडा और यूएसए आ गया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इधर से भी जा सकते हैं। अभी मैंने पॉपुलेशन देखी है 15 करोड़ है, और बड़ा इतना तो खाली पड़ा है क्या, मतलब बेकार ही पड़ा है कि पॉपुलेटेड है? नहीं नहीं, खाली ही पड़ा है। इसके कई सारे ऐसे शहर हैं जो घोस्ट टाउन बन गए हैं, भूतिया शहर बन गया, मतलब वो पूरे के पूरे शहर बना के छोड़ दिए गए, वहाँ कोई नहीं रहने वाला। एक चेरनोबिल है इसमें, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिएगा क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चेरनोबिल डिजास्टर। ये एक शहर है रूस का, जो इस समय घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। 26 अप्रैल को, सैटरडे को 1986 में यहाँ पे रिएक्टर नंबर 4 में यूरेनियम यानी कि रेडिएशन लीक कर गया, बहुत सारे लोग मर गए, और उसके बाद बहुत तेजी से वहां से लोगों को चेरनोबिल से यूएसएसआर ने, रशिया ने निकाल दिया, हटा दिया, और लोगों को ज्यादा कुछ बताया नहीं। बाद में लोगों को पता चला कि कई, मतलब बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, वहां पे बहुत स्थिति खराब है। तो ये, और वो शहर पूरा का पूरा बना हुआ अच्छा खासा सिटी, उसमें सारी चीजें बनी है, बड़े बड़े घर और ऑफिस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बने हुए, सब एकदम खाली पड़े हैं। और अभी भी वहां जाओ तो भयानक न्यूक्लियर रेडिएशन है, रेडिएशन अभी भी बहुत हाई है वहां पे, तो घोस्ट सिटी की तरह कन्वर्ट होके पड़ा हुआ है। चेरनोबिल डिजास्टर इन रशिया, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है। ये सब फैक्ट्रियां, रिएक्टर्स, आप समझ लो कोई ऐसा शहर जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर लेता हो, कितना पावरफुल शहर होगा, कितना बड़ा शहर होगा, जिसमें खुद ही के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है। देखो ये उड़ गया है हिस्सा, पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है, सब खाली पड़ा है एकदम। सब वहीं की फोटोग्राफ्स, ये लोगों वहां पे चेक करने गया बाद में, सूट वूट पहन के जाते ना कि रेडिएशन ना लगे, अभी भी रेडिएशन वहाँ बहुत हाई है। तो ये इसने जो क्वेश्चन पूछा, ये पूरा शहर खाली पड़ा है। देखो ये कोई बच्चा था, वो यहीं पे होगा, वो मर गया होगा उसी समय, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, जम गया है। कोई छोटा बच्चा है वो जम गया है उसी में रेडिएशन की वजह से। ये देखो झूले, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क सब बने थे, सब एकदम वैसे के वैसे छोड़ के लोग भाग गए, मर गए सब वहीं पे। देख रहे हैं, सब वहीं की खतरनाक तस्वीरें हैं। बाद में लोग जाके वहां पे देख रहे हैं क्या हो रहा है।
ये त्रासदी, चेरनोबिल डिजास्टर, ये देखो बच्चों की वैसे ये फोटो निकाल निकाल के लाते हैं, कोई बच्चा सोफे में बैठा वहीं जम गया, वो छोटा बच्चा रेडिएशन से मर गया। बाद में कई सालों बाद तक देखो ऐसे ऐसे विकृत बच्चे पैदा होने लगे, किसी के हाथ टेढ़े, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ये सब क्यों होता है सर? ये रेडिएशन डीएनए में असर कर देता है, तो बहुत लंबे समय तक असर रहता है। नहीं, ये न्यूक्लियर प्लांट कैसे खराब हो जाता, फट कैसे जाता है? ये कैसे एक्सीडेंट है यार, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। अभी जैसे जापान में हुआ था, जापान में आप लोग सुनामी आ गई, तो जब जापान में सुनामी आई तो वहां के एक रिएक्टर को बंद करना पड़ा। आप ज्यादा अगर आ जाती तो हो सकता है रेडिएशन भी लीक कर सकता था। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इफेक्टिव तो है, लेकिन बहुत रिस्की है। तो इसलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी पे जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में कभी भी धोखा हो सकता है। कोई भी रिएक्टर अगर फट गया, कुछ हो गया, तो वो पूरा का पूरा देश, क्या वो सिटी तो तुरंत बर्बाद हो जाएगा। और अगर ये घटना इंडिया जैसे देश में हुई होती, क्योंकि अभी जैसे इसने क्वेश्चन पूछा था, इतना बड़ा देश कॉन्टिनेंट के बराबर, और उसमें अब आबादी 15 करोड़ है, यानी कि आज से 50-60 साल पहले से 6-7-8 करोड़ होगी। तो 7-8 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा देश, तो चलो कोई बात नहीं, कम मौतें हुई, कम कैजुअलिटीज हुई। लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसे सलीका देश हो, चाइना हो, 150 करोड़ की जनसंख्या, और वहां पे कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे कितनी कैजुअलिटीज होंगी, करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो इसलिए ये जो एनर्जी है वो बहुत, मतलब दुधारी तलवार है, बहुत संभल के यूज करना चाहिए। इसीलिए सोलर एनर्जी ज्यादा है। रशिया की पॉपुलेशन 15 करोड़ है, तो वो अपने स्टेट के सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज भी नहीं कर पाते होंगे। नहीं कर पाता अकेले उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है, नहीं कर पाता है। और इसीलिए उसने चाइना से हाथ मिलाया। चाइना क्या कर रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक जगह, लास्ट ईयर की बात है शायद। वो जगह थी मेरे ख्याल से साइबेरिया के पास कहीं। साइबेरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? जी, मैन वर्सेस वाइल्ड। बस नाम ही सुना है। साइबेरिया क्यों इतना फेमस है? बर्फोयांश एक जगह है साइबेरिया में, क्यों फेमस है वो? साइबेरिया में एक जगह है बर्फोयांश, वो इस प्लेनेट का सबसे ठंडा जगह है। मतलब वहां जो टेम्परेचर है वो ठंड के समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब अगर आप बॉटल से ऊपर से पानी डालने के लिए मुंह की तरफ डालेंगे, तो वो मुंह में पहुंचने के पहले हवा में ही जम जाएगा, इतना ज्यादा ठंडा होता है। तो वहां पे ये लोग क्या कर रहा है, क्योंकि इस समय चाइना जो है वो अपनी एक्सपेंशन कर रहा है। चाइना अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को के साथ ट्रेड रिलेशन बना रहा है। तो उसने रशिया के साथ भी ट्रेड रिलेशन बना रखे हैं। तो वो क्या कर रहा है, चाइना ने, और चाइना का पड़ोसी है रशिया चाइना पड़ोसी है। ये इंडिया, ये चाइना और ये रशिया पास ही पास है। रशिया ने चाइना को अभी कुछ फाइटर प्लेन बेचे हैं। हाँ, तो चाइना के मजदूर और बहुत सारे लोग, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट्री बनाना, काम करना शुरू कर दिया है रशिया में जाके, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम पॉपुलेशन है और इतना बड़ा एरिया है, तो ये खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि इसको ऑक्यूपाई करो। तो रशिया को धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये चाइना वाले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे ये अपना वर्कर्स ला रहे हैं, अपना ये फैक्ट्री बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ साल बाद कह दें कि अब ये मेरे ही हो गया, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तो हम क्या कर लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इंडिया को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि दुनिया में चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो उसमें इंडिया कर सकता है, क्योंकि जितनी चाइना की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारी है, अभी 1-2 साल में उससे ज्यादा हो जाएगी। तो सिर्फ चाइना को इंडिया ही दुनिया में काउंटर कर सकता है, इकोनॉमी में भी, मैन पावर में भी, टेक्नोलॉजी में, हर तरह से। तो रशिया ने क्या किया, इंडियन वर्कर्स को भी बुलाया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट से भी टाई अप किया, और इंडिया ने अभी $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है रशिया को, कि व्यापार करने के लिए, कि वो $1 बिलियन आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, वो $1 बिलियन का आपको इंडिया से ही सामान खरीदना है और अपने यहाँ ले जाना है। तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो अब इंडिया ने रशिया जैसे महाशक्तिशाली देश को भी लोन देना शुरू कर दिया है। और क्यों दिया, और अपने वर्कर्स दिए, यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ की कंपनियां वहां जाके काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि चाइना को काउंटर करे। अदरवाइज रशिया अपने देश को, अपने शहरों को चाइना के हाथों में नहीं छोड़ सकता है। चाइना को पूरी दुनिया इससे भयभीत रहती है कि बदमाशी कर सकता है कभी भी। इंडिया पे भरोसा है लोगों को, तो इसलिए वो यहाँ के वर्कर्स को उनको बुलाया कि ये काउंटर करेंगे, बैलेंस मेंटेन रहेगा। सर, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हम लोग इंटरनेशनल मंच पर आकर ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश करें,
जैसे जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन वाली जगह पे ले जाएं, इंटरनेशनल मैच में सब लोग आ जाए, सारे देश। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, अगले 100 150 साल 200 साल बाद पॉसिबल है, क्योंकि जब लोग बहुत मैच्योर हो जाएंगे। अभी देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के देशों ने आपस में लड़ी, जर्मनी यूके को मार रहा है, जर्मनी फ्रांस को मार रहा है, फ्रांस इटली को मार रहा है, इटली और जापान और जर्मनी ये सब आपस में मिल गए, ये इसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, तो ये हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन बना दिया। ऐसे देश जिन्होंने 2-2 बार वर्ल्ड वॉर लड़ी, उन्होंने मिलकर एक कॉमन करेंसी बना ली और कोई बाउंड्री नहीं, सारी बाउंड्री खत्म कर दी। कोई कहीं पे भी जा रहा है, कोई कहीं पे भी आ रहा है, सब फ्री कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगले 100-200 साल बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग के बीच में कोई बाउंड्री ना रहे, कहीं से कोई वीजा नहीं चाहिए, कहीं कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, आपका जहां मर्जी आ जाइए। मतलब इंडिया से पाकिस्तान जाना है, इंडिया से बांग्लादेश जाना है, ये भी पॉसिबल है। जैसे यूरोपियन यूनियन बना, वैसे इंडियन यूनियन भी बन सकता है। इंडिया के जो वाकस पुराने जो, अब देखिए, अब चाइना से तो वैसे भी हम लोग बहुत बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज भी, क्योंकि पाकिस्तान में 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन, बांग्लादेश की भी 8-10 करोड़ की पॉपुलेशन होगी मेरे ख्याल से। तो ये सारे के सारे अगर मिला दे तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो वो तो वैसे ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। तो लेकिन वो क्योंकि बांट दिया अंग्रेजों ने, तो वो अलग अलग हो गया। लेकिन स्टिल कोई नहीं, तो ये भी हो सकता है आगे चल के, कोई कहीं पे भी जाके रह सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। अभी जब ये लोग कई सौ साल लड़े आपस में, एक दूसरे को मारा, सब कुछ किया, तब कहीं जाके उनको अकल आई कि इससे कोई फायदा नहीं है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को हेल्प करनी पड़ेगी। ये उनको समझ में आ गया, तो वो उनको समझ में आ गया, तो बाकी सारे लोगों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इन लोगों को समझ में आने में टाइम लगेगा, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को। क्यों? क्योंकि ये अभी अभी आजाद हुए हैं, 70 साल पहले, 100 साल पहले, तो ये अभी इनकी बुद्धि विकसित हो रही है। ये ऑलरेडी बहुत विकसित थे पहले से, वो समझ गए उस चीज को, तो हमें अभी समय लगेगा। तो ये अगले लेकिन 100-200 साल में हम लोग भी सब समझ जाएंगे। सर उन्होंने जो है सर कर तो लिया है ये सब, ये इम्प्रूवमेंट ले तो आए हैं वो लोग, लेकिन सर अभी भी इंटरनल डिस्क्रिमिनेशंस हैं सर उनके बीच। हाँ, तो वो तो मतलब यार अगर एक आपका चीज ये कोई बताओ, नेबरहुड अगर है एक और फैमिली में हस्बैंड वाइफ 4 बच्चे हैं, तो उन्हीं के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो होगा ही, तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन मतलब करा तो उन्होंने, सब तो इंडिया में भी है। हाँ, तो ये तो करा तो हम लोगों ने। अब एक स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ रहा है, समझ रहे? पाकिस्तान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपस में बहस कर रहे हैं, जबकि एक ही कंट्री के हैं, तो वो तो होता ही है। सर जैसे कि इंडिया में कई शरणार्थी आए हमारे, जैसे बांग्लादेशी आए, इंदिरा गांधी लोगों ने भी काफी लोगों को बुला लिया था, बुलाया नहीं था, ठीक है, वो आ गए थे। हाँ तो आगे थे, ठीक है, तो उनकी पूरी कम्युनिटी को हम लोग ऐसे खाली जगह भेज दें, मतलब ऐसा हम लोग पैक्ट बनाना, कुछ भी एग्रीमेंट करना कि अब इससे इंडिया खुद ही पॉपुलेटेड है, अब सब लोग आ जाएंगे तो वो बचे ही गया, तो मतलब खाली जगह लोग को जाना चाहिए, तो लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। वो होगा, आगे होगा, आगे चल के होगा, ऐसा टाइम लगेगा उसमें, बट होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे चल के। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम अच्छे होंगे, जैसे टेरिटरी कम होगी, जैसे लोग एजुकेटेड होंगे, जैसे लोगों को समझ में आने लगेगा कि ये जात पात में कोई नहीं, कुछ नहीं रखा है, कलर के बेस पे कुछ नहीं रखा, काला गोरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब कोई वो नहीं है इसमें। आपस में जो बहस करते रहते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, इजराइल पैलेस्टीन में भिड़े जा रहे हैं मस्जिद के ऊपर, तो ये सब चीजें जब लोगों को समझ में आ जाएंगी कि इसका कोई फायदा नहीं है, अंत में नुकसान उन्हीं का होता है जो लड़ रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर बम गिरते हैं, वही मारे जाते हैं, उन्हीं के हाथ पैर कट जाते हैं, उन्हीं का खाना पीना छिन जाता है। जब ये समझ में आ जाएगा तो ये चीज होगी आगे चलते, पूरी दुनिया एक ग्लोब में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे यूरोप एक यूरोपियन यूनियन बन गया है, वैसे इंडियन यूनियन भी बनेगा। आप देखिएगा एक समय ऐसा भी आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ, जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री भी खत्म होगी। खत्म होने का मतलब कोई कहीं से भी आ जा सकेगा। आपका मन है आप पाकिस्तान चले जाइए, आपका मन है आप बांग्लादेश चले जाइए, आपका मन है आप बांग्लादेश से इंडिया में आ जाइए, ये बॉर्डर खत्म कर दिया जाएगा। ये होगा, ये भी होगा। सर पॉलिटिशियंस नहीं होने देंगे बेटा
क्योंकि सर फिर पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। अरे यार ये पॉलिटिशियन अभी politics क्या है ना, नहीं है, जब तो आगे जब लोग ग्रोथ आएंगे, जब नए लोग आएंगे, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे पॉलिटिशियन बनेंगे तो टेरिटरी भी खोलेंगे। हाँ तक मैं आप कुछ कह रहे, सुनाई नहीं दिया मुझे। ठीक है, तो क्लास को खत्म करें फिर यहीं पे। ठीक है, तो आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे थे, बाकी स्लाइड में तो आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम फिर लोग स्लाइड आगे कंटिन्यू करेंगे, पीपीटी आगे कंटिन्यू करेंगे।